दोस्तों, हम एम लक्ष्मीकांत की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें चैप्टर 1 का हम देखेंगे, पार्ट 1 देखेंगे और इसी प्रकार क्या करेंगे, हम पूरा एम लक्ष्मीकांत यानी पॉलिटी कंप्लीट करेंगे। यूपीएससी एवं अन्य भी एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। पीसीएस अन्य एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या है, आज जो स्टार्ट करेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो ये किस प्रकार है, ये हम स्टार्ट करेंगे। ये क्या है, एम लक्ष्मीकांत की भाग 1 का चैप्टर 1 है। तो ये स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ से क्या एक प्रस्ताव पारित किया गया और उसे अधिकार लेके विस्तृत अधिकार, यानी कि उसको व्यापार करने का एक अधिकार था। यानी कि वो केवल क्या था, भारत में व्यापार कर सकते थे। वो आए यहाँ पे भारत व्यापार करने के लिए। कंपनी जिसके कार्य अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थी, ने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए। यानी कि कंपनी क्या था, उसको पहले सिर्फ 1600 में आए और उसको 1765 से पहले केवल व्यापार करते थे। लेकिन 1765 में उससे पहली बार क्या हुआ, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी मिला। दीवानी यानी कि वो राजस्व, टैक्स ले सकते थे। जैसे जमीन वगैरह का टैक्स हुआ, वो क्या टैक्स वसूल कर सकते थे, उसका अधिकार मिला। इसके तहत भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गया। जिससे क्या हुआ, उसका शक्ति क्या हुआ, बढ़ने प्रारंभ हो गया, शक्ति उसके हाथ में आने लगी। 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज क्राउन ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्षता अपने हाथों में लिया। 1857 में क्या हुआ था, एक सिपाही विद्रोह, उसके तहत क्या हुआ, 1858 में जो हुआ वहाँ पे क्या हुआ, उसके परिणाम स्वरूप एक एक कानून बनाया गया। जिसके तहत क्या हो गया, कंपनी जो है भारत का जो शासन था उसको ब्रिटिश के अधीन ले लिया। यानी कि ब्रिटिश ताज ने ले लिया, अपने हाथों में ले लिया। यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्त तक अनवरत रूप से जारी रहा। यानी कि स्वतंत्रता प्राप्त तक इसमें क्या था, ब्रिटिश शासन का अधिकार था। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत में एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। 1934 में एम.एन. राय, भारत के साम्यवाद आंदोलन के प्रणेता, के दिए गए सुझाव को अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया। यानी कि भारत को स्वतंत्रता मिली 1947 में, तो स्वतंत्रता मिलने के साथ ही किस प्रकार की शासन व्यवस्था हो, शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता पड़ा। तो उसकी जो है महसूस हुई। और ये एम.एन. राय, जो कि 1934 में एम.एन. राय ने एक सुझाव दिए थे, उस सुझाव के तहत 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। और ये क्या हुआ, बना था ये 26 नवंबर 1949 में बना था, लेकिन ये लागू किस में हुआ, 26 जनवरी 1950 में इसको लागू किया गया है, यानी अस्तित्व में है। यद्यपि संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई थी। ब्रिटिश शासन से क्या हुआ, इसका जो विशेषताएं और शासन का जो प्रणाली है उसको ब्रिटिश शासन से बहुत सारे लिया गया था। तथापि ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी थी जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई। तो इसमें क्या है, कुछ घटना ऐसे हुआ जिसके कारण क्या हुआ, ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। इन घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा, तो इस पर क्या क्या घटना था उसके बारे में इसका आप देखेंगे हम ब्यौरा किस प्रकार था। तो ये देख लीजिए, फर्स्ट जो है इसमें क्या है, कंपनी का शासन। कंपनी ने शासन स्टार्ट करना शुरू किया, जिसके कारण क्या हुआ, ब्रिटिश का जो हमारे संविधान पर गहरा प्रभाव पड़ा। तो ये देखते हैं, कंपनी शासन 1700
1773 से 1858 तक, 1773 से 1858 तक किसने शासन किया? कंपनी शासन किया। उसके बाद 1858 से क्या होता है, 1947 तक क्राउन शासन करता है। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये देख लेते हैं हम रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है, यथा जिसे फर्स्ट देखते हैं नंबर, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। कंपनी किस प्रकार की कार्य करें उसको नियंत्रित करने के लिए, उसका नियमित कार्य और उसको नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने उस पर पहला कदम उठाया, उस पर अंकुश लगाने का पहला कदम उठाया। दूसरा यानी कि इसके द्वारा पहली बार कंपनी की प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। तो इससे क्या हुआ, प्रशासनिक कंपनी, पहली बार कंपनी का जो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य है उसको ब्रिटिश क्राउन से मान्यता मिली। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत क्या रखा गया, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। अधिनियम की विशेषता, इस अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं हैं? इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या किया गया, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम क्या बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल किया गया और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद की गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि इससे पहले गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। तो ये क्या थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग इससे पहले गवर्नर थे या गवर्नर जनरल थे। दूसरा, इसके द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। तो इस लॉ के तहत 1773 की लॉ के तहत ये क्या किया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल के तहत मद्रास और मुंबई के जो गवर्नर थे उसको इसके अंडर रखा गया, लेकिन पहले ये लोग स्वतंत्र थे, यानी कि बंगाल, मुंबई और मद्रास तीनों का जो गवर्नर थे वो अपना अपना कार्य अपने टाइप से करते थे। लेकिन इस अधिनियम के तहत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसको मद्रास और मुंबई को बंगाल के अधीन रखा गया। तीसरा क्या है, अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1764 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए इसमें क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत क्या किया गया, 1774 में एक उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया, उच्चतम न्यायालय कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश इसमें थे। तो ये तो हुआ रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, इसका चौथा विशेषता हम देखते हैं, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया। तो जो कंपनी के व्यापार थे, मतलब कंपनी के जो व्यापार थे उसको निजी व्यापार करना नहीं है और किसी प्रकार का उपहार, भारतीयों से किसी प्रकार का उपहार या रिश्वत नहीं लेना है, ये बंद कर दिया गया। क्योंकि इससे पहले जो था, जिससे नील का व्यापार, नील की मांग बढ़ गई, तो कंपनी के जो बहुत सारे व्यापार लोग थे वो लोग क्या किए थे, इसमें निजी व्यापार करने लगे और निजी व्यापार करके भी बहुत सारे धन इकट्ठा किए थे और भारतीयों को बहुत प्रताड़ित करते थे। अगर आप हिस्ट्री पढ़िएगा तो उसमें इसके बारे में पढ़िएगा। इसके 5वां नियम, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। तो इस अधिनियम के द्वारा एक क्या किया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया या कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी और इसके माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण
किया जाता था, सशक्त किया गया। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करता था, इस पे नियंत्रण रखता था और इसमें जो भी कार्य कर रहे हैं, जैसे राजस्व कितना इकट्ठा कर रहे हैं कंपनी, नागरिक और सैन्य मामलों, किस प्रकार नागरिक वहाँ पे यह नागरिक किस प्रकार का विद्रोह कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नागरिक की खबर और सैन्य मामला का जो जानकारी है वो सभी जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया था। हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखें। अब हम देखेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट लागू हुआ वो देखेंगे। तो इससे पहले क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमी थी, उस कमी को दूर करने के लिए अब देख लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमी थी उसको दूर करने के लिए एक संशोधन किया गया। उस एक्ट में संशोधन किया गया, कब क्या किया गया, 1781 में संशोधन किया गया और उस संशोधन किया गया उसका नाम क्या रखा गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब हुआ था, 1781 में हुआ था। फिर ये होने के बाद इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में अस्तित्व में आया। तो पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में हुआ उसका क्या क्या विशेषताएं हैं ये आप देखते हैं। हम अधिनियम की विशेषताएं, इसने कंपनी की राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया। अब देख लीजिए इसमें दोहरा शासन होता है। क्या क्या इसमें, जो कंपनी की जो वाणिज्यिक और राजनीतिक जो कार्य है उसको क्या किया गया, अलग अलग कर दिया गया। दूसरा विशेषता है, इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अध्यक्षन की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड नाम से एक नए निकाय का गठन कर दिया। इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था शुभारंभ किया गया। देख लीजिए इसमें क्या हुआ, निदेशक मंडल, जो एक निदेशक मंडल बनाया था उसको व्यापार के मामलों के लिए तो अनुमति दे दिया, अध्यक्षन के, उसका अध्यक्ष करने के लिए व्यापार के लिए उसको दे दिया, लेकिन राजनीतिक मामला का प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से एक क्या किया गया, नया बोर्ड बनाया गया, एक निकाय बनाया गया नियंत्रण बोर्ड के नाम से, जो राजनीतिक मामलों के प्रबंधन करेंगे। और ये जो थे निदेशक मंडल, इसको केवल व्यापारिक मामलों में अनुमति या अध्यक्षता करने के लिए उसको अनुमति दी गई। और इस प्रकार क्या हुआ, द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया। यानी कि व्यापारिक मामलों में कौन करेगा, निदेशक मंडल, और राजनीतिक मामलों में नियंत्रण बोर्ड। इसकी तीसरी विशेषताएं हम देखते हैं। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अध्यक्षन एवं नियंत्रण करे। तो नियंत्रण बोर्ड को इतना सारा अधिकार था कि वो नागरिक, सैन्य, सरकार, राजस्व गतिविधियों का अध्यक्षन करेगा। ये सारा क्या था, नियंत्रण बोर्ड को शक्ति दी गई थी। इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। तो ये देख सकते हैं, इसके द्वारा क्या किया गया, भारत को पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। दूसरा विशेषता क्या था, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। तो ब्रिटिश सरकार अब क्या था, भारत में कंपनी के कार्य, भारत की कंपनी के कार्य और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। यानी कि अब क्या है, ब्रिटिश सरकार भारत पे पूर्ण नियंत्रण कर सकता है कंपनी को। आगे देखें हम, चार्टर 1833 का चार्टर अधिनियम। तो चार्टर अधिनियम 1833
यानी 1793 में पहले होता है, फिर हर 20 साल के बाद ये क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं हम 1833 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। इस अधिनियम की विशेषताएं निम्नानुसार थी। तो ये क्या है, 1833 का जो चार्टर अधिनियम था वो क्या था, निर्णायक कदम था, केंद्रीकरण की दिशा में क्या था, निर्णायक था। इसकी विशेषताएं क्या क्या थी, इसकी विशेषताएं हम लोग देखते हैं थोड़ा। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी। तो अब इसमें क्या था, इस अधिनियम के तहत 1833 की चार्टर अधिनियम के तहत क्या किया गया, बंगाल को जो गवर्नर जनरल था उसको अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां इस पर निहित थी। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। तो ये क्या था, अब ब्रिटिश नियंत्रण, जहाँ जहाँ पे ब्रिटिश अपना नियंत्रण करता था वहाँ पे इसकी पूरी शक्ति थी। ये जो भारत का गवर्नर जनरल था उसका पूरी नियंत्रण अब ब्रिटिश अधिपति यानी ब्रिटिश जहाँ जहाँ कब्जे किए थे उस संपूर्ण क्षेत्र पर उसका नियंत्रण था। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो इस प्रकार क्या हुआ, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। दूसरी विशेषता इसकी की देखें तो इसने मद्रास और मुंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। देख लीजिए, पहले क्या किया गया, उसको बंगाल के अधीन रखा गया, मद्रास और मुंबई को। अब 1833 की चार्टर अधिनियम के तहत उसको जो विधायिका शक्ति मिली थी उसे भी वंचित कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। अब जो गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता था, उसका भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसको असीमित शक्ति, भारत में विधायिका की असीमित शक्ति प्रदान कर दिया गया है, यानी कि उसको असीमित शक्ति है। जैसे अभी क्या है, राष्ट्रपति को शक्ति मिला हुआ है हम लोग के यहाँ, राष्ट्रपति को असीमित शक्ति है, उसी प्रकार उस टाइम में क्या था, भारत की गवर्नर जनरल को असीमित रूप से शक्ति प्रदान किया गया था। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और इससे पहले जो भी कानून बनाया गया था उसको क्या कहा गया, नियामक कानून। यानी कि 1833 से पहले जो जो कानून बनाया गया था उसको नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया और नए कानून जो बनाया गया उसको एक्ट या अधिनियम कहा गया। तीसरी विशेषता इसके देखें, ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापारिक निकाय के रूप में गतिविधि या काम करते थे उसको समाप्त कर दिया गया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया और अब ये कंपनी क्या बन गया, प्रशासनिक निकाय बन गया, यानी कि प्रशासनिक काम करने के लिए इसको बनाया गया। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। तो अब क्या हुआ, जो ब्रिटिश अधिकार वाले भारत थे वहाँ पे अब क्या हुआ गया, ब्रिटिश राजशाही या उसका उत्तराधिकार के विश्वास के तहत उसे विश्वास प्राप्त है तब तक वो क्या करेगा, वहाँ पे कार्य करते रहेगा। जैसे अभी राज्यपाल वगैरह जो होते हैं राष्ट्रपति के विश्वास पर कार्य करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे जो भारत अधिकारी यानी कि यहाँ का जो भारत का गवर्नर जनरल था वो क्या था, राजशाही, ब्रिटिश राजशाही के शासन के ये पे ही काम करेगा। इसकी चौथी विशेषताएं क्या थी, चार्टर एक्ट 1833 की सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। तो ये देख लीजिए, सिविल सेवा का जो प्रतियोगिता परीक्षा होता था उसके लिए खुली प्रतियोगिता की शुरू करने का प्रयास किया गया। इसमें
कहा गया कि कंपनियों में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार देख लीजिए, चार्टर अधिनियम 1833 में क्या किया गया, भारतीयों को किसी भी पद या कार्यालय और रोजगार से को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो क्या था, कंट्रोल करने के लिए इसमें बनाया गया था, उन्होंने क्या किया, इसका विरोध किया गया, जिसके कारण इसको क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। ये क्या किया गया, समाप्त किया गया। लेकिन 1853 का चार्टर अधिनियम में ये लागू किया जाता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इस प्रकार इसकी विशेषता था 1833 की चार्टर अधिनियम की। अब हम देखेंगे 1853 की चार्टर अधिनियम। 1853 का चार्टर अधिनियम 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। यानी कि ये जो चार्टर अधिनियम था 20-20 वर्ष का, इसमें कंपनी को कुछ कुछ शासन करने का दिया जाता था और इसमें कुछ कुछ जगह पे प्रतिबंध लगाते जाते थे। इस प्रकार क्या हो रहा है, 1853 में जो है इसमें क्या किया जाता है, अंतिम अधिनियम था। यानी कि इसको अब क्या करेगा, 1853 के बाद इसमें जो कंपनी का शासन था वो क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। जो आके हम देखेंगे 1858 में ये क्या होता है, क्राउन के हाथ में चला जाता है शासन। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम की विशेषताएं निम्नानुसार थी। तो ये क्या था, संवैधानिक विकास की दृष्टि से क्या था, एक विशेष या महत्वपूर्ण अधिनियम था। और इसकी विशेषताएं, इस अधिनियम 1853 की चार्टर अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं हैं ये देखते हैं। फर्स्ट, इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। तो ये देख लीजिए, इसमें क्या क्या, गवर्नर जनरल का जो परिषद की विधायी का एवं प्रशासनिक कार्य, उसको दोनों को क्या किया, अलग अलग कर दिया। यानी कि विधायी का कार्य अलग होंगे, जिसे विधायी का यानी कि अभी हम लोग का क्या है, संसद लोग का कार्य मतलब उसका अलग, और गवर्नर जनरल परिषद की विधायी का। अब प्रशासनिक कार्य यानी कि जो कार्य चलाते हैं, जैसे सिविल सेवक हुए, ये लोग क्या है, प्रशासनिक कार्य है, प्रशासन को चलाते हैं। तो ये क्या है, इसका कार्य अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए परिषद और जोड़े गए, इन्हें विधान परिषद कहा गया। दूसरे शब्दों में से गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया। तो ये क्या किया गया, अलग अलग क्या किया गया, विधायी का कार्य और प्रशासनिक कार्य को अलग अलग कर दिया गया। और इसके लिए क्या किया गया, 6 नए परिषद जोड़े गए, और इसको विधान परिषद जो जोड़े गए उसको क्या कहा गया, विधान परिषद कहा गया। दूसरे शब्दों में इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया। नहीं, जो गवर्नर जनरल थे उसके लिए नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय या केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। तो ये देख लीजिए, ये जो परिषद थी, 6 नई परिषद का गठन किया गया। ये क्या किया, संसद, जैसे अभी संसद है, संसद में बहुत सारे सदस्य होते हैं, उसी प्रकार इसमें क्या है, छोटे संसद की तरह ये कार्य करता था। इसमें वही प्रतिक्रियाएं अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। और इसमें जो प्रतिक्रियाएं अपनाई गई यानी कि छोटी संसद की तरह विधान परिषद जो था, उसमें ब्रिटिश सरकार का संसद जिस प्रकार का अपनाई जाती थी प्रक्रियाएं, किसी भी चीज़ का डिसीजन लेने को, उसी प्रकार इसमें अपनाई जाती थी। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी। अब इसकी सेकंड विशेषताएं हम देखते हैं। सेकंड विशेषताएं, इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभ आरंभ किया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई और इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई।
तो ये देख लीजिए, प्रयास कब किया गया था? 1833 के चार्टर अधिनियम में प्रयास किया गया था कि खुली सिविल सेवा का प्रतियोगिता आयोजित किया जाए, लेकिन कंट्रोल ऑफ बोर्ड के चलते उसको क्या किया जाता है? उसको बंद कर दिया जाता, समाप्त कर दिया जाता। लेकिन 1853 का चार्टर अधिनियम के तहत फिर से इसको खुली प्रतियोगिता चालू किए जाते हैं और इसके तहत 1854 में एक मैकाले समिति की नियुक्ति किया जाता है। भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की जाती है। कब नियुक्ति की गई थी मैकाले समिति? 1854 में की गई थी। अब इसकी हम तीसरी विशेषताएं देखते हैं। इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। तो ये जो था कंपनी का जो शासन के विस्तार कर दिया, कंपनी के शासन को विस्तार कर दिया, यानी कंपनी जितना क्षेत्र में फैले हुए थे, जितना क्षेत्र में कब्जा किए थे, उसको और विस्तार किया गया और भारतीय क्षेत्र, और जो भारतीय क्षेत्र था उसको इंग्लैंड के राजशाही के विश्वास के तहत, इंग्लैंड का जो राजशाही है उसके विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया था। इसे स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था। तो चार्टर अधिनियम में हम देखें 20-20 वर्ष के लिए बढ़ाता था, लेकिन ये जो अंतिम चार्टर अधिनियम 1853 था, इसमें कंपनी का शासन को विस्तार करने का आदेश दिया गया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड का राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखा गया। लेकिन ये निश्चित नहीं किया गया, निर्धारण नहीं किया गया कि ये कब तक रहेगा, कितना वर्ष तक आगे चलेगा, ये निर्धारित नहीं किया गया। इससे ये निश्चित हो गया था कि अब जल्द ही क्या था, इस पे क्राउन का शासन आ जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं 1858 में क्या होता है, क्राउन अपने हाथ में भारत का शासन ले लेता है। इसकी चौथी विशेषता है, इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। तो ये जो था इस अधिनियम के तहत जो भारतीय केंद्रीय परिषद था इसमें स्थानीय प्रतिनिधित्व का भी प्रारंभ किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास और मुंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या हुआ, स्थानीय विधान परिषद या स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया और इसमें जो थे 6 नए सदस्य जो थे, इसमें परिषद के 6 नए सदस्य, उसको बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा, ये 4 स्थानीय प्रांतों से क्या करना था, सरकारों द्वारा किया जाना था, यानी कि चुनाव किया जाना था। ताज का शासन 1858 से 1947 तक क्या है, ताज का शासन। अब जो होता है ताज का शासन आता है। तो ताज का शासन हम देखते हैं, इसमें 1858 से 1947 तक ताज का शासन रहता है। अठारह का भारत शासन अधिनियम, 1858 में कौन सा भारत शासन अधिनियम लागू किया गया था? इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। लेकिन 1857 में एक विद्रोह हुआ था जिसको क्या बोला जाता है, सिपाही विद्रोह, या इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। तो इसके कारण क्या हुआ था, 1858 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया था। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम से प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दिया गया। तो इस अधिनियम का नाम क्या रखा गया, भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम, इस नाम से इसको प्रसिद्ध किया गया और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और जो भी क्षेत्र और राजस्व संबंधी शक्तियां था वो सारे शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित यानी कि उसमें दे दिया गया। इस अधिनियम की विशेषताएं क्या थी? इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। तो ये इम्पोर्टेंट है, गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय किस अधिनियम के तहत किया गया?
तो ये किस अधिनियम के तहत? 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया। भारत शासन अधिनियम 1858 की भारत शासन अधिनियम के तहत क्या किया गया? गवर्नर जनरल की नाम को बदलकर वायसराय कर दिया गया। भारत की वायसराय कर दिया गया। और इस प्रकार क्या था? भारत में ब्रिटिश ताज प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने और लॉर्ड कैनिंग जो थे भारत की प्रथम वायसराय बने। इसकी दूसरी विशेषता, इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट समाप्त कर भारत में शासन की द्वैध प्रणाली समाप्त कर दी गई। तो जो द्वैध शासन प्रणाली लागू हुआ था 1833 में, उसको क्या किया गया? ये नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट ये दोनों को समाप्त कर दिया गया। इसकी तीसरी विशेषता है, एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। तो ये क्या किया गया? भारत की राज्य सचिव का सृजन किया गया और इसमें संपूर्ण नियंत्रण भारत की जो प्रशासन, जैसे अभी भी सचिव वगैरह है, तो भारत का जो प्रशासन जैसे IAS हो गया, ठीक है, उससे ऊपर जो होता है तो सबसे ऊपर सचिव होता है। तो वो क्या होता है? जितना भी नीचे का होता है सब पर अपना कंट्रोल, उसको शक्ति देता है। इसी प्रकार इसमें जो है भारत के सचिव के यहाँ संपूर्ण शक्ति प्रशासन के लिए नियंत्रण का शक्ति दिया गया था या निहित था। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश अंततः संसद के प्रति उत्तरदायी था। और सचिव क्या था? ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश अंततः संसद के प्रति उत्तरदायी था। तो ये क्या था? ये जो सचिव था ये क्या था? संसद के प्रति उत्तरदायी था, यानी कि उसको जवाब देना था। नेक्स्ट हम देखें इसकी चौथी विशेषता है, भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया जो एक सलाहकार समिति थी। परिषद की अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया। तो इस पर देख लीजिए, इसकी सहायता के लिए 15 सदस्य का गठन किया जाता है जो उसके सलाहकार समिति थी। परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया। जैसे कैबिनेट मंत्री अभी हम लोग के यहाँ होता है, उसमें क्या होता है? जो सदस्य होता है सलाह देता है मंत्रिमंडल में, उसी प्रकार इसमें क्या था? 15 सदस्य जो बनाया गया था ये सचिव की सहायता, उसको सलाह देने के लिए बनाया गया था और इसका अध्यक्ष सचिव करता था। इसकी पांचवा विशेषता, इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया। भारत सचिव परिषद का गठन किया गया जो एक निगमित निकाय थी और जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। तो ये क्या था? सचिव परिषद का गठन किया गया, निगमित निकाय था जिसके तहत क्या है? भारत और इंग्लैंड कहीं भी मुकदमा करने का अधिकार था। इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। (1858) के कानून का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार था जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अध्यक्षन और उसका नियंत्रण हो सकता था। तो इसका उद्देश्य था प्रशासनिक जो मशीनरी है, प्रशासनिक निकाय है, जो प्रोसेस है उसको सुधार करना था और इसके माध्यम से इंग्लैंड में भारत सरकार का अध्यक्षन और उसका नियंत्रण हो सके, जिसके कारण इंग्लैंड से ही क्या होगा? भारत में जो प्रशासन है उसका नियंत्रण, उसका अध्यक्षन यानी कि वहीं से किया जाए और उसका नियंत्रण हो सके। इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया, किसी प्रकार का विशेष परिवर्तन नहीं किया। 1861, 1892 और 1909, 1861, 1892 और 1909 के भारत परिषद अधिनियम। अब इसकी जो भारत परिषद अधिनियम है वो देखते हैं। 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। यानी कि जो सैनिक विद्रोह हुआ था या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला जाता है, उसमें क्या है? बहुत भारी उसमें संग्राम हुआ था। उसको देखते हुए जो अंग्रेज थे उसने महसूस किया कि अगर यदि भारत में शासन करना है तो भारतीयों का सहयोग लेना अनिवार्य है, उसकी सहयोग के बिना भारत पे शासन नहीं किया जा सकता, ये उसने महसूस किया। इस
सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 1861, 1892 और 1819 में 3 अधिनियम पारित किया। तो भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए देख लीजिए 1861 में, 1892 और 1909 में 3 अधिनियम, 3 टाइम में 3 अधिनियम पारित किया। 1861 का भारत परिषद अधिनियम भारतीय संविधान और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। तो 1861 का जो परिषद अधिनियम था वो क्या है, संविधान और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। 1861 के भारत परिषद अधिनियम की विशेषताएं, इसकी क्या क्या विशेषताएं थे वो देखते हैं। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। तो आप देख लीजिए 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत क्या किया गया, वायसराय जो है भारत में विस्तार परिषद में कुछ भारतीयों को क्या किया गया, शामिल किया गया। कानून बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल करने की शुरुआत किया गया। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों बनारस के बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। तो ये आप देख सकते हैं जो लॉर्ड कैनिंग जो प्रथम वायसराय थे उसने क्या किया, बनारस की राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। ये तीनों को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। इसलिए राजा, महाराजा इन लोगों को क्या किया, उसमें विधान परिषद में जगह दिया ताकि राजा के थ्रू क्या करे, भारत में शासन कर सके, विद्रोह नहीं हो। इसलिए उसने क्या किया गया, इन लोगों को शामिल किया गया अपने विधान परिषद में। इसकी दूसरी विशेषताएं देखें। इस अधिनियम ने मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरुआत की। तो जो केंद्रीकरण की प्रक्रिया थी, इसका जो विधायी शक्ति को हटाकर मद्रास और मुंबई की, उसे फिर से विधायी शक्ति देके विकेंद्रीकरण यानी कि जो केंद्रीकरण थी उसको विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट 1873 द्वारा शुरू हुई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया और 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ ही अपने चरम पर पहुंच गया। तो इसने जो क्या किया, जो केंद्रीकरण शुरू हुआ था 1873 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, उसको ये समाप्त कर दिया, उसका विस्तृत। इस विधायी विकास की नीति के कारण 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण अंतरिक्ष स्वायत्तता हासिल हुई। तो कंपनी को क्या हुआ, इसके कारण संपूर्ण अवस्थित हासिल हो गया 1937 तक। अब इसकी तीसरी विशेषताएं हम देखें तो तीसरी विशेषताएं क्या है इसकी, बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 विधान परिषदों का गठन हुआ। तो बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्या हुआ, देख लीजिए। बंगाल में 1862, उत्तर पश्चिम सीमांत में 1866 और पंजाब में 1897 में विधान परिषद का गठन किया गया। इसकी चौथी विशेषताएं, इसने वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान की। इस अधिनियम के तहत क्या किया गया, वायसराय को अधिक शक्ति प्रदान की गई। इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी। इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का तो ये क्या है, इसमें इतना ही हम देखते हैं। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट, ये ताज का शासन देखें हम लोग, ताज के शासन तक। नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, आगे इसे आगे देखेंगे। इसकी 4 विशेषताएं हम देखेंगे ताज की शासन की। तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम की जो विशेषता है,
1858 की। तो उसके तहत इतना हम देखें। नेक्स्ट फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इसमें इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।